नमस्ते मित्रों। हर साल अक्टूबर महीने में नोबेल प्राइज़ की घोषणा होती है और मेरा ये एक ट्रेडिशन बन चुका है काफ़ी टाइम से कि कुछ लेक्चर्स तो मैं न्यू वाली स्टूडेंट्स को पढ़ाता ही हूँ क्लास में। उनमें एक और बजट है जिसके वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मैं। इस साल से कोशिश करूँगा नोबेल के भी वीडियोस बना के डाल दिया करूँ यूट्यूब पे। तो शुरुआत करते हैं एकदम हिस्ट्री से कि ये है क्या, नोबेल प्राइज़ क्या है। एक वैज्ञानिक हुआ करता था स्वीडन में, नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और काफ़ी धनाढ्य व्यापारी था, काफ़ी अमीर वैज्ञानिक था। बोफोर्स तोप का नाम सुना होगा आपने, हमारे कारगिल वॉर की हीरो। उस बोफोर्स स्टील मिल का ये मालिक था अल्फ्रेड नोबेल, और काफ़ी अमीर था। आप कल्पना कर सकते हैं अगर कोई वैज्ञानिक किसी हथियार बनाने वाली कंपनी का मालिक हो तो कितना पैसा कमा सकता है हथियार वाली कंपनी। 355 इन्वेंशंस इनके नाम पे थे, जिनमें से एक डायनामाइट भी था। डायनामाइट माने वो बारूद जिसको ब्लास्ट किया जाता है। तो इनके जीते जी उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। भाई का नाम था लुडविग नोबेल, और किसी अखबार ने गलती से समझ लिया कि अल्फ्रेड नोबेल मर गए हैं, तो उन्होंने ओबिचुअरी छाप दी और इनके हाथ में लग गया वो अखबार, और उसमें लिखा था मर्चेंट ऑफ डेथ पासेज अवे। तो इनके लिए शब्द प्रयोग किया था मौत का सौदागर। तो अल्फ्रेड नोबेल को ये अखबार पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ, झटका लगा कि अरे पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, पर मैं नाम क्या छोड़ के जा रहा हूँ अपने पीछे। तो उन्हें लगा कि मेरे मरने के बाद क्या दुनिया मुझे मौत के सौदागर के रूप में जानेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हथियारों की फैक्ट्री के मालिक थे, डायनामाइट का आविष्कार किया था, मतलब सारा सामान ऐसा ही बनाया था कि जिससे लोगों की मौत जल्दी हो सके। तो उन्होंने सोचा कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उस सारी प्रॉपर्टी को वो डोनेट करके बनाएंगे एक फाउंडेशन, जिसका नाम रखा उन्होंने नोबेल फाउंडेशन, जिसमें उन्होंने अपनी जीवन की 94% जो भी टोटल वेल्थ थी उस सब को दान कर दिया, और अपनी विल बनाई उन्होंने इसी के करीब 1895 में कि मेरे मरने के बाद मेरी ये जो प्रॉपर्टी मैं दान कर रहा हूँ उसके ब्याज से जो पैसा आएगा उससे आप एक नोबेल पीस प्राइज़ देना। क्यों? क्योंकि उनके नाम पे एक ठप्पा लगा मौत का सौदागर। तो उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से एक शांति पुरस्कार स्थापित होना चाहिए जो पूरी दुनिया में दिया जाएगा। मेन टारगेट था इनका ये नोबेल शांति पुरस्कार। खुद साइंटिस्ट थे तो वो चाह रहे थे कि दुनिया भर के साइंटिस्ट को भी एनकरेज किया जाए। तो उन्होंने 3 स्ट्रीम्स ऑफ साइंस आइडेंटिफाई की, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी या मेडिसिन। और इन तीनों को भी जोड़ा कि इन 3 फील्ड से भी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हो, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हो, उनको एक नोबेल पुरस्कार दिया जाए। प्लस एक उन्होंने जोड़ दिया और लिटरेचर। लिटरेचर क्यों जोड़ा, इसके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हें अच्छा लगा होगा लिटरेचर। तो जब नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ अल्फ्रेड नोबेल के जाने के बाद 1901 में शुरू हुआ, तब 5 कैटेगरीज के लिए प्राइज़ दी जाती थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। आखिर में पीस वाला दिया जाता था लास्ट में। तो और बाद में 1968 में वहीं स्वीडन की ही जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है स्वेरिगेस रिक्स बैंक, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता होगा, मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता। भाई तुम जो लिखोगे वो मैं पढ़ूँगा, मुझे नहीं पता कि कौन सा एस बुलाना है कौन सा एस नहीं बुलाना, तो तुम जो लिखोगे वो मैं पढ़ूँगा। मतलब भारतीयों की एक बड़ी बुरी आदत है कि मतलब एक तो जय अमेरिका होते हैं, जय चाइना होते हैं, जय हर देश होंगे जय भारत के अलावा, कि प्राउड भी इंडियन होते हैं ना। प्राउड भी तो अपने आप को इंग्लिश में फील करते हैं, अपनी भारतीय भाषाओं में गर्व भी तो नहीं होता हमको। तो अगर किसी शब्द को अमेरिकन्स या ब्रिटिश या फ्रेंच या जर्मन अलग तरीके से पढ़ते हैं तो हम उसको उस तरीके से पढ़ेंगे।
लेकिन हमारा नाम अगर वो अपने तरीके से प्रोनाउंस करें, जैसे मान लीजिए संकेत रघुवंशी को वो लोग संकेत रघुवंशी बुलाएंगे तो हम कहेंगे हाँ ओ बढ़िया, कितना बढ़िया प्रोनाउंसिएशन है। तो भाई तुम्हारे लिए मैं संकेत हूँ तो मेरे लिए भी तुम ये स्वेरिजेस रिक्स बैंक हो, जो जैसा लिखा जाएगा वैसा मैं बुलाऊंगा। मैं ज़्यादा दरकार नहीं लेता कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, तुम्हें मुझे अनपढ़ गवार जो साबित करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक है, स्वेरिजेस रिक्स बैंक। उन्होंने 1968 में एक और पुरस्कार शुरू किया इकोनॉमिक्स के लिए, और कई जगहों पे कहा जाता है कि ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ टेक्निकली नहीं है, नोबेल प्राइज़ के साथ साथ ही घोषणा होती है, इसीलिए उसको नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो कई जगह पे लोग कहते हैं कि इसको टेक्निकली नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाना चाहिए, उसका पूरा नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, या फिर शॉर्ट में केवल रिक्स बैंक प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स भी कई जगह पे बुलाते हैं। तो खैर, स्वीडन से ही दिया जाता है और साथ ही साथ दिया जाता है, इसीलिए उसको कई जगहों पे नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स भी बुलाते हैं। और इनकी अलग अलग बॉडीज़ भी हैं कि कौन सी बॉडी किस अवार्ड का चयन करेगी, उसके लिए साइंटिस्ट वगैरह चुनेगी। आपके दिमाग में सवाल ज़रूर उठा होगा कि देता कौन है ये, गवर्नमेंट देती है क्या स्वीडन की? नहीं, स्वीडन की गवर्नमेंट नहीं देती। एक वहाँ पे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, वो 2 अवार्ड्स देती है केमिस्ट्री और फिज़िक्स के। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का अवार्ड देती है वहाँ की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर के अवार्ड के लिए वहाँ की स्वीडिश एकेडमी है, जो जैसे अपने भारत में साहित्य अकेडमी है वैसे वहाँ पे स्वीडिश एकेडमी है, वो लिटरेचर का अवार्ड देगी। पीस का प्राइज़ वो स्वीडन नहीं देता, वो नॉर्वे, उनका पड़ोसी देश है, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस प्राइज़ देती है। और बाकी जितने भी प्राइजेज़ हैं उनकी जो सेरेमनी है, अवार्ड सेरेमनी, वो स्वीडन में ही होता है, स्टॉकहोम में। केवल पीस प्राइज़ की सेरेमनी होती है नॉर्वे में, ऑस्लो में। तो ये मोटा मोटा इतिहास है। मैथमेटिक्स को नोबेल नहीं दिया जाता, इसके पीछे कंट्रोवर्सी है, काफ़ी वर्षों से कंट्रोवर्सी चल रही है कि अल्फ्रेड नोबेल की बीवी किसी मैथमेटिशियन के साथ भाग गई थी, इसीलिए उसने मैथमेटिक्स को नहीं दिया। फिर पता चला अल्फ्रेड नोबेल की बीवी नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की थी कभी। तो फिर एक और थियरी चलाई कि अल्फ्रेड नोबेल जिससे शादी करना चाहता था वो किसी मैथमेटिशियन के साथ भाग गई थी। पर ये सारी थियरी डिस्प्रूव हो चुकी हैं कि डेट वगैरह मैच नहीं करते, जिस पर्टिकुलर मैथमेटिशियन का नाम वो लोग बता रहे हैं उसके साथ टाइम मैच नहीं कर रहा, कि वो अल्फ्रेड नोबेल के काफ़ी पहले वाला था, तो प्लॉजिबल नहीं लग रहा। तो खैर, मैथमेटिक्स हो सकता है अल्फ्रेड नोबेल के मतानुसार मैथमेटिक्स फील्ड ऑफ साइंस ना रही हो। मैथमेटिक्स के अलग 2 और प्राइजेज हैं जिनको नोबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स कहा जाता है। एक है एबल प्राइज़, ABEL, और दूसरा है फील्ड्स मेडल। खैर, जो भी हो, प्राइज़ में दिया क्या जाता है, एक तो हर एक साइंटिस्ट को या हर एक जिसको भी अवॉर्डी है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा, प्लस यही जो अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी जिसको मैनेज कर रहा है उसका नोबेल फाउंडेशन, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उसको डिवाइड करते हैं और वो प्राइज़ मनी के रूप में दिया जाता है इन साइंटिस्ट को। तो वो रहता है हर साल हर प्राइज़ के लिए 1 करोड़ 10 मिलियन, यस 1 करोड़ स्वीडिश करेंसी है जिसका नाम है क्रोनोर, और उसका बनता है कुछ 1.1 करोड़ डॉलर, जिसकी भारतीय मूल्य होगी कुछ 8.33 करोड़ रुपए। तो पर प्राइज़ 8.33 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल के प्राइज़ के पास संपत्ति कितनी थी। 8.33 करोड़ गुना 6 करोड़ या गुना 5 करोड़, जो इकोनॉमिक्स वाला तो सेंट्रल बैंक देती है, गुना 5 करोड़ तो करीब करीब बढ़ेगा 42 करोड़।
42 करोड़ रुपया सर उस संपत्ति का ब्याज है सालाना। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कितनी रही होगी अल्फ्रेड नोबेल की। जब 3 लोगों को दिया जाएगा तो प्राइज मनी कमिटी डिसाइड करती है खुद कि प्राइज मनी कैसे बांटा जाएगा। कई बार हो सकता है कि किसी एक वैज्ञानिक का योगदान ज़्यादा रहा हो तो उसको हाफ प्राइज दिया जाता है, बाकी दोनों को 1/4 या फिर हो सकता है कि तीनों का योगदान इक्वल हो तो तीनों को 1/3 प्राइज दिया जा सकता है। 3 से ज़्यादा लोगों को प्राइज नहीं दिया जाता। ये एक ट्रेंड है। 2 जनों को दिया जा सकता है, 3 को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3। तो नोबेल प्राइज़ का एक ट्रेंड है कि जब आविष्कार होगा या फिर कोई डिस्कवरी होगी या इन्वेंशन होगा तो उसके कई वर्षों बाद वो लोग प्राइज़ देते हैं। 20 साल, 30 साल, कई बार 40-50 साल भी निकल जाते हैं इन्वेंशन के बाद। क्यों? क्योंकि वो साइंसेज ये सारे फिजिकल साइंसेज हैं, तो इनमें अगर कोई चीज़ आपने आज प्रूव कर दी तो वो सनातन सत्य नहीं रहेगी, वो शाश्वत सत्य नहीं होते। हो सकता है बाद में कोई साइंटिस्ट आके उसको डिस्प्रूव कर दे, उस थियरी को टोटली खारिज कर दे। तो ऐसा हुआ भी था 1926 में नोबेल कमेटी ने प्राइज़ दे दिया था मेडिसिन के लिए और बाद में पता चला कि वो मिस्टेक था। अब प्राइज़ वापस तो नहीं ले सकते, तो किरकिरी बचाने के लिए वो लोग करते हैं कि काफ़ी टाइम लैप्स होने देते हैं कि भाई कुछ टाइम तक तुम्हारा ये प्रूव हो जाए। एक और कंडीशन है कि नोबेल पोस्टुमसली नहीं दिया जाता। पोस्टुमसली यानी मरे हुए इंसान को नोबेल नहीं दिया जाता फिजिक्स। तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में कहा जा रहा था कि आइंस्टाइन के बाद वाला साइंटिस्ट है, एकदम टॉप लेवल का साइंटिस्ट है, और जब तक जीवित थे तब तक दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट कहे जा रहे थे। तो उस व्यक्ति को नोबेल ना मिलना ये नोबेल के साथ अन्याय है। और पोस्टुमसली नोबेल दिया नहीं जाता, मरे हुए व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाता। मतलब मान लीजिए अगर घोषणा हो चुकी कि इसको नोबेल दिया और फिजिकली प्राइज़ देने के बीच में अगर किसी की मौत हो जाए तो अलग बात है, तो दे सकते हैं, वरना मरे हुए व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाता। तो इतने बढ़िया व्यक्ति को नहीं मिला, ये नोबेल की चूक हो गई, क्योंकि 2 वर्ष पहले ही दुनिया छोड़ के गए स्टीफन हॉकिंग वगैरह। खैर, एक बहुत बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स की कि सर नोबेल प्राइज़ इतने सारे साइंटिस्ट को दिए जाते हैं और नाम भी इतने अलग होते हैं भारतीय नामों के लिए। जैसे अभिजीत बैनर्जी का नाम तो याद हुआ होगा सबको, बट ये इमैनुअल कारपेंटियर और ये राइनहार्ड गेंजेल, मतलब जीबी टेढ़ी हो जाती है हमारी बुलाने में। तो याद कैसे किया जाए? पहली बात, ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है क्लास 3 वाली जॉब्स के लिए। एसएससी वाले पूछ लेते हैं ये वाले नाम। अगर आप स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो क्लास 3 वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं नाम। यूपीएससी कभी नाम नहीं पूछती। जीपी जो स्टेट्स की क्लास 1-2 वाली एग्ज़ाम्स होती हैं डिप्टी कलेक्टर वाली, उनमें भी नहीं पूछे जाते नाम वगैरह। उनमें भी कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं कि ये फलाना कंसेप्ट क्या है। तो नोबेल वाला जो डिस्कस हुआ था उसका कंसेप्ट क्या था, उसकी साइंस पता है क्या आपको, उसके अगल बगल वाले कंसेप्ट पता है क्या आपको, बस इतना ही पूछते हैं। तो मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि आपको वो कंसेप्ट समझा दूँ।